हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड ऑलरेडी डिस्कशन में रख चुके हैं। इसके बाद हम लोग का मूव करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। देन हम लोग जो है फिनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड किया जाएगा। उसके अलावा एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन के एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी हम लोग कमेंट करते जाएंगे। और लास्ट में मैं इस पे एक ट्रिक दूंगा सच दैट कि आपको रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करना हो दो कंपाउंड के बीच में, फिर आप कैसे कंपेयर करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्या मैं बोल रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले भी शॉर्ट ट्रिक दिया था कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर को कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो बिफोर हम लोग डाइकार्बोक्सिलिक के लिए जाए, पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंबर दोनों का मैं कंपेयर करता हूं। फॉर्मिक एसिड जो कि फर्स्ट मेंबर है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, ऑक्जेलिक एसिड। इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ इनका डिफर करेगा। ठीक है, बात करें इसमें फॉर्मिक एसिड के केस में, देखो SCOH था। ठीक है, ये प्रोटॉन लूज कर रहा था और कन्वर्ट हो जा रहा था SCO-, जिसमें हम लोग क्लियरली देख पा रहे थे कि जो इसका कॉन्जुगेट बेस है दैट इज गोइंग टू बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, करेक्ट ना। दिस इज गोइंग टू बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये H+ जनरेट कर रहा है। अब इसकी बात करें, यहां पे भी कुछ ऐसे ही कहानी रहेगी। ऑक्जेलिक एसिड के केस में भी क्या देखने को मिलेगा, ये भी जो एनायन फॉर्म करके आएगा ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से बोला जा सके कि विच एसिड इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन अनदर वन। अगर आप देखो क्लियरली देखो कि इसके साथ एक COH ग्रुप प्रेजेंट है और हम लोग को पता है कि दिस COH ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर हम लोग को पता होगा, सीरीज लिखे होंगे, इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोला था। हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। अब एक बात बताओ, इसमें तो नो डाउट कि इसमें जो है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, दोनों केस में बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के केस में बन रहा है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है, बिकॉज COH इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये मैं बोल सकता हूं ऑक्जेलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। लेकिन ये मैं पहले प्रोटॉन के लिए ही बोल सकता हूं, पहला जो डिप्रोटोनेशन होगा फॉर K1 के लिए बोल सकता हूं। K1 में जो फर्स्ट प्रोटॉन लूज किया जाएगा, इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि ऑक्जेलिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन, ऑक्जेलिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर देन, किससे स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मिक एसिड। ये ऑर्डर जाएगा, फॉर्मिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन K2 के बेस में क्या हो जाएगा, तो K2 में आपको पता है कि ये अगर फर्दर डीप्रोटोनेट होता है, मान लो ये डीप्रोटोनेट हुआ, ठीक है, फर्दर H+ लूज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइएनाइन में। अब एक मुझे बात बताओ, ये स्टेबलाइज होगा या डीस्टेबलाइज होगा। यहां पे तो आपने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था, लेकिन यहां पे अब क्या ग्रुप है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिक्रीज होने जा रहा है। अब मैं बेस्ड ऑन K2 बोलूं, फॉर K2, तब इन दैट केस मैं बोल सकता हूं कि जो फॉर्मिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। फॉर K2 अगर मैं बोलूं तो फॉर्मिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन, फॉर्मिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑक्जेलिक एसिड। समझ में आती है इतनी बात, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड। लेकिन आपसे जनरली K1 के बेसिस पे पूछेगा, आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा K1 के बेसिस पे, जैसे बोल दिया कि कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, तब आप जो है इन दैट केस आप कंसीडर कर लेना ऑक्जेलिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड बिकॉज वन COH ग्रुप विल अप्लाई -I इफेक्ट ऑन द अनदर ग्रुप। ठीक है, समझ में आती है बात। एक जो COH ग्रुप है दूसरे पे -I इफेक्ट जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। पहले भी हम लोग डिस्कस में किए थे कि जितना भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज किया जाएगा, चार्ज जो है डिस्पर्स होगा पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, और जैसे ही चार्ज का डिस्पर्सन होगा कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइजेशन मिलेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कॉन्जुगेट एसिड का ज्यादा होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर पूछा फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड में which is going to be stronger acid, we can go with the oxalic acid is going to be stronger acid। अब ये तो रही कंपेयर मोनोकार्बोक्सिलिक और डाइकार्बोक्सिलिक के। अब डाइकार्बोक्सिलिक के अंदर ही कैसे कंपेयर किया जाए, तो एक बार इसको देखते हैं कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे कंपेयर किया जाएगा। तो पहले वो सीरीज लिख लेते हैं, हम लोग सीरीज जो बनाए थे, क्या था सीरीज, याद है आपको,
OMSGA 0 1 2 3 4, ये आपको हेल्प करेगा ऑक्जेलिक एसिड का जो है डिफरेंट मेंबर्स को याद रखने के लिए, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो ये था हमारा ऑक्जेलिक एसिड, दिस वाज ऑक्जेलिक एसिड, समझ में आती है बात। दूसरा मेलोनिक एसिड, तो मैंने बोला यहाँ पे जीरो, इनके बीच में एक जीरो कार्बन है, एक कार्बन बढ़ाओगे तो इसको बोला जाएगा मेलोनिक एसिड। दिस इज आवर ऑक्जेलिक, दिस इज आवर मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। सही है, सही जा रहे हैं। एक और कार्बन बढ़ा दो आप, COH, दिस इज आवर सक्सिनिक एसिड, ठीक है, सक्सिनिक एसिड। इसमें एक और कार्बन बढ़ाया जाए, ठीक है, एक और कार्बन बढ़ा दे, देख लो 1 2 3 कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, 0 कार्बन है, तो सक्सिनिक एसिड हुआ था। इसको हम लोग बोले थे ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, और लास्ट में हमारा आया था एडिपिक एसिड। इतना तो ध्यान होगा आपको, कॉमन नेमिंग पहले भी सिखाए थे और बाद आएगा जब भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जब भी रिएक्शन के बारे में भी आएगा। यहाँ तो प्रॉपर्टीज आ गया, तो प्रॉपर्टीज में भी आ गया डिस्कशन, जो हम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है इसके बेसिस पे। अब इस आइडिया को समझना, इसी आइडिया को अप्लाई करो कि वन COH ग्रुप विल अप्लाई -I इफेक्ट ऑन द अनदर COH ग्रुप, और उससे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और हम लोग को पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। समझ में आती है बात। तो अगर मान लो इसकी मैं बात करना चाह रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का कैसे कंपेयर किया जाए, तो बोला गया एक COH अनदर COH पे -I इफेक्ट लगाएगा। अच्छा, ये मैं जब बढ़ा रहा हूं इसको, जब आगे चेन में बढ़ा हूं तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा, घटते जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेंसिटिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, इफेक्ट का मैग्नीट्यूड है, वो डिक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा होगा, देन यहाँ पे ज्यादा होगा, देन यहाँ पे ज्यादा होगा, देन धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें होगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ, पहले कॉन्जुगेट बेस बना के देख लेता हूँ, ठीक है। ये मैं फॉर K1 के लिए कर रहा हूं, फर्स्ट जो डीप्रोटोनेशन होगा उसके बेसिस पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाह रहा हूं। तो इसको पहले मैं कॉन्जुगेट बेस बना के आपको दिखा देता हूं कि किस केस में कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज किया जाएगा। समझना इस बात को। CO माइनस COOH, एक कार्बन यहां पे रहेगा COOH, उसी तरीके से CO माइनस COOH, दिस वन। वैसे ही आप जाओ CO माइनस COOH, ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट COO माइनस COOH, ठीक है। अब समझना इस बात को। दिस इज आवर -I ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, दिस इज -I ग्रुप, -I ग्रुप, -I ग्रुप। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे चेन का लेंथ बढ़ते जाएगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाते जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप बताओ इसमें, तो बता सकते हो क्या कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, देन दिस वन। तो क्या बोला जाता है, मोर द स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो बेस्ड ऑन K1 मैं ये सिंपली बोल सकता हूं कि ऑक्जेलिक एसिड इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड। मैं लिख देता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा कि ऑक्जेलिक एसिड इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड इज गोइंग टू बी मच स्ट्रॉन्गर देन सक्सिनिक एसिड, दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन ग्लूटेरिक एसिड, और इट इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन एडिपिक एसिड। ये ऑर्डर चला जाएगा किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन K1, जो फर्स्ट डिसोसिएशन हो रहा है। क्या सेकेंड डिसोसिएशन में सेम कहानी रहेगी? चलते हैं फॉर K2 को कंसीडर करते हैं, तब थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। फॉर K2 देखा जाए, K2 के केस में कॉन्जुगेट बेस बना हुआ, तो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा K2 में दूसरा प्रोटॉन निकालना चाह रहा हूं, देख लो। अब ये ग्रुप की कहानी क्या है, ये यहाँ पे +I ग्रुप है, और +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, सेम कहानी तो हम लोग +I के लिए भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे इसका जो +I इफेक्ट है डिक्रीज होते जाएगा, डिमिनिश्ड होते जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखो, एक बार कंसीडर करो एक एक को, ठीक है। COO माइनस, देन दिस वन COO माइनस C, ठीक है, और दिस इज आवर एडिपिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। अब कंपेयर करो, व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर, व्हाट विल बी स्टेबिलिटी ऑर्डर, बता सकते हो आप? तो सबसे ज्यादा
कौन सा स्टेबल होगा? ये होगा। जस्ट उल्टा हो गया, रिवर्स क्यों हो गया? बिकॉज 1 माइनस आई, 1 जो COO माइनस ग्रुप पे अनदर CO माइनस पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करेंगे, स्टेबलाइज करने की जगह। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जो प्लस आई इफेक्ट है वो कम होते जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट इसका कम होते जाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो मैं इसमें कंपेयर कर सकता हूँ कि इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहा होगा, क्या रहा होगा। इसको जो है अगर लिखा जाए, यहाँ पे भी सेम उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा हो जाएगा कि एडिपिक, ग्लूटामिक, सक्सेनिक, मेलोनिक एंड ऑक्जेलिक, ये ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर है? किसके बेस पे? तो बेस्ड ऑन K2, बेस्ड ऑन K2। ठीक है, तो ये तो रहा हम लोग का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जो इस तरीके से। एक और एग्जांपल आता है, यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूं, थोड़ा सा आइडिया उसको भी लेते चलते हैं। एक मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड, शायद आपने सुना भी होगा। मैलिक एसिड नोमेनक्लेचर में इसको देखा होगा हम लोगों ने। फ्यूमरिक एसिड, इसको भी यही कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। फ्यूमरिक एसिड समझना इसको, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में ग्रुप के ओरिएंटेशन का बस डिफरेंस है। इसको बोला जाता है, आगे हम लोग देखेंगे, COOH, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमरिक एसिड, ठीक है। और दूसरा इसी का भाई होता है, दैट इज, यहां पे मैं बना दूं इसको, दिस इज आवर मैलिक एसिड, ठीक है, दिस इज आवर मैलिक एसिड। अब इसमें कंपेयर करना रहता है एसिडिक। बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि विच विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड, मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड। समझे इस कॉन्सेप्ट को? समझ लेते हैं, देखते हैं अब इस आइडिया को। नो डाउट दोनों में तो अब माइनस आई इफेक्ट की कहानी नहीं रही, जैसे हम लोगों ने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपेयर किया, वैसा नहीं होगा। तो इसको कैसे समझना है आपको, जो है इसके कॉन्जुगेट बेस को बना के, कि कॉन्जुगेट बेस में ऐसा कोई फैक्टर है जो कि स्टेबलाइजेशन कर सकता है। नो डाउट माइनस आई इफेक्ट का तो सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है ना, इसमें क्या है, अंतर थोड़े आएगा दोनों में। बट यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखना इस चीज को, COO माइनस, ठीक है, इसको डिप्रोटोनेट किया, यहाँ पे COH। अब यहाँ पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? एक अलग इफेक्ट फ्यूमरिक और मैलिक एसिड के आयंस में जो ये बन के आया, यहाँ का जो मैलिक एसिड का आयन होगा ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, लाइक दिस, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, जैसे कि इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग, ठीक है, नो H बॉन्डिंग, और इसमें आपका H बॉन्डिंग, इसमें आपका H बॉन्डिंग, ठीक है, स्टेबलाइज भाई, ऐसे लिख सकते हो, स्टेबलाइज, H बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। तो आप बता सकते हो विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड, किसके बेसिस पे? कोई पूछ सकता है कि बेस्ड ऑन बताओ आप किसके बेसिस पे, तो बेस्ड ऑन K1 बताओ आप, विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड, मैलिक या फ्यूमरिक? क्योंकि मैलिक एसिड का जो बेस है, एक तरीके से बोलो कॉन्जुगेट बेस, वो स्टेबलाइज किया जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। ये लिख सकते हो कि हाइड्रोजन जो कॉन्जुगेट बेस ऑफ मैलिक एसिड है, दैट इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाय H बॉन्डिंग। आप साइड में इसको मेंशन कर देना कि दिस बेस इज स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बेसिस पे अगर मैं बोलूं कि बेस्ड ऑन K1 विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड, तो क्लियरली हम लोग का चॉइस क्या बनेगा, मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन फ्यूमरिक एसिड। सही है, इतनी बात समझ में आती है? मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमरिक एसिड। बट क्या ये कहानी एप्लीकेबल है जब ये दोनों प्रोटॉन लूज करें, यानी कि K2 के बेसिस पे? देखना आप ध्यान से, K2 के बेसिस पे, ठीक है। अब यहां पे कहानी थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा, तो समझना इस बात को। ये दोनों एक सेपरेट डिस्टेंस पे, लेकिन ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। अब ये क्लोज होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन क्रिएट करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन ये डीस्टेबलाइज होगा। यहां पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है स्टेबल हो रहा था, यहां पे डीस्टेबलाइज हो जाएगा। समझ में आती है इतनी बात? यहां पे डीस्टेबलाइज हो जाएगा। अगर ये डीस्टेबलाइज होता है तो इसका कॉन्जुगेट बेस, ऑब्वियसली ये डीस्टेबलाइज होगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड मैं बोलूं वो वीकर एसिड होगा। यहां सच रिपल्सन इज नॉट प्रेजेंट, नो रिपल्सन इज प्रेजेंट। तो अगर कोई बोलता है कि बेस्ड ऑन K2, मैं यही लिख दूं इसको, बेस्ड ऑन K2, तो जो बेस्ड ऑन K2 जाएगा ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। फ्यूमरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मैलिक एसिड,
फ्यूमरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मैलिक एसिड। समझ में आ रहा है रीजन इसके लिए, मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना। फ्यूमरिक एसिड प्रोटॉन लूज किया, मैलिक एसिड ने प्रोटॉन लूज किया। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां पे ये स्टेबलाइज किया जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। सच स्टेबलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विद द फ्यूमरिक एसिड, एनायन ऑफ फ्यूमरिक एसिड। सर इस वजह से हम लोग क्या बोले कि मैलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमरिक एसिड बेस्ड ऑन K1। फर्स्ट जो डिप्रोटोनेशन हो रहा है। सेकेंड डिप्रोटोनेशन में क्या देखोगे आप कि बिकॉज ये डाई एनायन फॉर्म किया है, अगर ये डाई एनायन है तो इस केस में आप क्या देखोगे, बिकॉज दोनों डाई एनायन एक दूसरे के क्लोज होंगे, सिस कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरे के क्लोज होंगे, तो ये आपस में रिपल्सन ऑफर करेंगे, देयर विल बी सम रिपल्सन। अब इस रिपल्सन की वजह से ये डिस्टेबलाइज होगा, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, मतलब ये एसिड की बात कर रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी वीकर एसिड देन दिस वन फ्यूमरिक एसिड, because there is no such repulsion in the fumaric acid, anion of the fumaric acid। तो ये भी कहानी जुड़ी रहती है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में यही आपको जो है ध्यान में रखना है। OMSGA ट्रिक आई थिंक आपको याद होगा कैसे याद रखना है, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पे देख लिए, नेमिंग पहले कर चुके हैं, नोमेनक्लेचर देख लिए, रिएक्शंस जब देखेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से रिएक्शन होते हैं इन सभी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अनदर ग्रुप के लिए मूव करते हैं कि उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे देखा जाएगा। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल कैसे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो फिनॉल पहले भी मेंशन किया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से तो वीकर एसिड होगा, ये आपको आइडिया, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में इक्विवेलेंट आरएस आ रहा है, तो जो ऑक्सीजन पे -हाफ चार्ज दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं फिनॉल के केस में, इसमें इक्विवेलेंट आरएस नहीं बन के आ रहा है, ऑल द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। अगर मैं फिनॉक्साइड आयन की बात करूं, क्यों मैं बोल रहा हूं, जैसे आप लिए फिनॉक्साइड, फिनॉल, तो फिनॉल का भी स्लाइटली उतना तो स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होगा लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, बट अगर अदर एल्कोहल से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन अदर एल्कोहल। इस आइडिया को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, O-। अब यहां पे समझना आप बात को कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है ना, आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, इसका 5RS बन के आ रहे थे जब आप इसको डीलोकलाइज करा रहे थे। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन होगा इसमें पूरे रिंग में, इसकी वजह से इसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो आपने मेथनॉल लिया था, ठीक है, मेथनॉल लिया और यहां से ये H+ लूज करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया H+ में। ठीक है, अब समझना ये बात को कि यहां पे क्या कोई सच स्टेबलाइजेशन इज पॉसिबल इन द केस ऑफ एल्कोहल, सच स्टेबलाइजेशन विच स्टेबलाइज, यहां पे देखो फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ठीक है, बट यहां पे जो ये एल्कोक्साइड आप बोल सकते हो या मिथॉक्साइड आयन बोल सकते हो, सच स्टेबलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन द मिथॉक्साइड आयन। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि अगर ये स्टेबल हो रहा है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ही, राइट। तो ये आइडिया आप लगा सकते हो, यहां पे पॉइंट मेंशन कर सकते हो इंपॉर्टेंट में, बिकॉज देखो फिनॉल इज, ऐसे लिखूं मैं, फिनॉक्साइड आयन इज stabilized by resonance, stabilized by resonance, stabilized by resonance, and such stabilization, and such stabilization is not possible, is not possible in alkoxide. Such stabilization is not possible, ऐसे लिख लो, not possible in alkoxide। देखो आप, कोई ऐसा स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है क्या, पॉसिबल इन एल्कोक्साइड। समझ में आती है बात, ऐसा कोई स्टेबलाइजेशन एल्कोक्साइड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वजह से बोला जाता है कि फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन, किससे स्ट्रॉन्गर एसिड है, देन एल्कोहल। कोई भी आप एल्कोहल ले लो, उससे फिनॉल ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा उसका। फिनॉल का जो पीके वैल्यू आता है, अगर मैं पीके वैल्यू के बेसिस पे बोलूं तो इसका पीके वैल्यू 9 to 10 के आसपास में, वो डिपेंड करेगा ग्रुप पे, आप 10 लिख लो, और इसका पीके वैल्यू है आपका 16 के आसपास में। अब आप कंपेयर कर लो, देख लो, जिसका लेस पीके वैल्यू उसका मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। नो डाउट कार्बोक्सिलिक एसिड से तो वीकर एसिड होगा, बिकॉज अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये इसमें इक्विवेलेंट आरएस बन के आ रहा है। मैंने बोला था देयर विल बी क्वांटिटी वर्सेस क्वांटिटी का ऑलवेज आप कंसीडर करना बोले, भले इसमें 5 RS बन के आ रहा है, नो डाउट यहाँ पे अगर ड्रॉ करोगे तो 5 RS बन के आएंगे, इसमें 2 ही RS बन के आ रहे हैं।
बट इसके केस में जो क्वालिटी है रेजोनेंस की वो बहुत अच्छा है। कैसे? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो -½ चार्ज है इस पे जा रहा है, -½ चार्ज इस पे जा रहा है, आधा आधा दुख बट गया ना, तो दुख तो कम हुआ ना उस केस में। यहाँ तो बटेगा तो मोस्टली ऑक्सीजन अपने ऊपर निगेटिव चार्ज रखेगा, अदर के केस में निगेटिव चार्ज नहीं उतना आने देगा, तो उतना स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रहा। ऑलमोस्ट मान लो कि यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है तो ऑलमोस्ट उसका मान के चलो 80% ऑक्सीजन के ऊपर ही रहेगा, तो कहाँ डिलोकलाइजेशन हुआ, कहाँ डिस्पर्सन हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? 50% इस ऑक्सीजन को, 50% इस ऑक्सीजन को। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। या ऐसा लिखा हम लोगों ने कि फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहाँ पे इक्विवेलेंट आरएस आ रहा है, पहले भी ये डिस्कस किया गया था, इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट आरएस, और इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। फिनॉल से तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, नो डाउट। आप इसमें देख पा रहे हो कि स्टेबलाइजेशन आ रहा है ड्यू टू 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट इसमें क्या है? इक्विवेलेंट आरएस बन के आ रहा है, तो 50-50% चार्ज को शेयर किया जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वालिटी यहाँ पे रेजोनेंस की अच्छी है, यहाँ पे भले इसकी क्वांटिटी अच्छी है तो क्या हुआ, बट उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे ये डीलोकलाइज होगा तो इसका जो रिंग का एरोमेटिसिटी है वो भी लूज होगी कहीं ना कहीं, तो उतना जो है फेसाइल तरीके से इसमें रेजोनेंस नहीं होता है जितना फेसाइल तरीके से इसमें आप रेजोनेंस देख सकते हो। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि दिस particular carboxylate ion is more stable than the phenoxide ion because of the equivalent are इसका रिजल्ट यही आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज a stronger acid than phenoxide। और यहाँ से रिजल्ट क्या निकल गया कि इसमें तो कोई वो रेजोनेंस इसमें तो देखने को भी नहीं मिल रहा है। तो समझ में आया कि एसिड सबसे ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं सी लिख देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन फिनॉल इज ग्रेटर देन एल्कोहल, ठीक है, इज ग्रेटर देन एल्कोहल। अब बात होती है कि अल्कोहल के अंदर भी अगर फिनॉल के अंदर अगर कंपेयर, ये तो रहा डिफरेंट एसिड का ग्रुप का, आपका एसिड आ गया, फिनॉल आ गया, अल्कोहल आ गया, क्लियर है बात। अब बात करते हैं कि फिनॉल के अंदर कैसे कंपेयर किया जाएगा। मान लो फिनॉल की बात करें तो आप क्या देखोगे, मान लो कोई ग्रुप अटैच्ड है, इस ग्रुप का नेचर मैं जानना चाह रहा हूँ, ये प्रोटॉन लूज किया और ये कन्वर्ट हो गया O-। अब यहाँ पे जो ग्रुप अटैच्ड है, चाहे वो अर्थ हो या पैरा, मैं इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। ये बताता है कि तीनों पोजीशन हो सकता है, और अर्थो मेटा पैरा। अभी समझना ए का नेचर किस तरीके से इसके एसिडिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट डालेगा। मैं क्या बोलता हूं, यहां पे भी सेम कहानी है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि -M ग्रुप है या -I ग्रुप है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। किसका? कॉन्जुगेट एसिड का। अगर ये स्टेबलाइज होगा ना, अगर मान लो -I ग्रुप है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, तो इसमें तो निगेटिव चार्ज को, इसके दुख को शेयर करेगा। अगर शेयर करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, थोड़ा सा ये आराम से रह सकता है। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये स्टेबल हो गया तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या लिख सकते हो कि माइनस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, जिसमें कि -M और -I ग्रुप है, क्या करेंगे? स्टेबलाइज, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड, ठीक है, स्टेबलाइज फिनॉक्साइड। That implies acidic strength of phenol increases. Electron withdrawing group -M और -I group stabilize phenoxide and that means acidic strength of phenol increases. समझ में आता है बात? तो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है A, तब इन दैट केस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, चाहे वो +M ग्रुप हो, +I ग्रुप हो, नेट रिजल्ट देखा जाएगा कि कौन सा, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, लेकिन मेसमरिक इफेक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में डोमिनेट करेगा। अब इस आइडिया को समझना कि जब ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तब क्या देखने को मिलेगा। तो ये क्या करेगा? डीस्टेबलाइज फिनॉक्साइड, दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल डिक्रीज। जो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये कहानी जिस तरीके से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में किया था ना, बेंजोइक एसिड के केस में, वही कहानी यहाँ पे भी जुड़ी है। हम लोग को चाहिए ऐसा ग्रुप कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग
जो स्टेबलाइजेशन है फिनॉक्साइड आयन का वो बढ़े, और जैसे ही फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है करस्पॉन्डिंग इसके कॉन्जुगेट एसिड का वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम करते चलते हैं एसिड फिनॉल को लेकर, और फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ का केसेज होगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, तभी हम लोग को कॉन्फिडेंस मिल सकता है इसमें। देखना ध्यान से, इसका ऑर्डर बताना है आपको, ए बी, ठीक है, इसका आपको ऑर्डर बताना है किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ इसका डिफर करेगा। जस्ट ट्राई करो आप एक बार, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां में ध्यान रहे कि देयर इज नो सच SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट की कहानी नहीं आएगी। SIR इफेक्ट कब काम करता है, जब V शेप्ड होना चाहिए। OH V शेप्ड नहीं है और एक स्मॉलर ग्रुप है, तो आप क्लियरली ये पॉइंट यहां पे भी मेंशन कर सकते हो कि नो SIR इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन फिनॉल। SIR इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन फिनॉल, ठीक है। फिनॉल में आप SIR इफेक्ट नहीं देखते हो, ऑब्जर्व इन फिनॉल, ठीक है। SIR इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन द फिनॉल। अब इसको ट्राई करो, आप देखो इसको, तो कंपेयर किया जाए, NO2 -M ग्रुप है, -I ग्रुप है, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। देन ये +M ग्रुप है जो कि डोमिनेट करेगा इसके -I इफेक्ट पे, ठीक है। यहां पे इसका -I इफेक्ट डोमिनेट करेगा इसके +M इफेक्ट पे। यहां पे CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और साथ साथ में इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी देगा, ठीक है। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर का। सबसे पहले एसिडिक कौन सा आएगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 हो गया। NO2 के बाद देखो आप क्लोरीन C वाला आ जाएगा, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा रहा है ना। C के बाद B और D में, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, और यहाँ पे मेसमरी की इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा C के बाद D और D के बाद B, ये ऑर्डर हो जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम करते हैं और एग्जाम्पल करते हैं, देखना आप, OH क्लोरीन, मैंने बोला देयर विल बी नो SIR इफेक्ट। ऐसा SIR इफेक्ट हम लोग यहां पे नहीं देखते, ठीक है। क्लोरीन, ठीक है, B, जितना ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। देखना आप ध्यान से, इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है इसके +M इफेक्ट पे। यहां पे कोई भी SIR इफेक्ट मत लगा देना। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्सेप्ट है, वहीं पे उसको यूज करना। आप SIR इफेक्ट या आर्थो इफेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज करना। एक हम लोग एनिलीन में पढ़ेंगे, एनिलीन N सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में, वहां पे भी आर्थो इफेक्ट की बात की जाती है। बट एसिड के अंदर आपको केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सोचना है अगर SIR इफेक्ट देखना है तो। अदर के केस में आप SIR इफेक्ट मत देखना। बात करें इस केस में, बात किया जाए, देखो आप -I इफेक्ट लगाएगा जो कि इसके डोमिनेट करेगा इसके +M इफेक्ट पे। ये भी -I इफेक्ट लगाएगा जो डोमिनेट करेगा इसके +M इफेक्ट। यहाँ पे तो मेसमरिक इफेक्ट है ही भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे -I इफेक्ट लगाएगा जो डोमिनेट करेगा इसके +M इफेक्ट। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ऑर्डर क्या जाएगा, एक बार देखो आप, इस केस में ऑर्डर क्या जाएगा। तो मुझे पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जैसे ही डिस्टेंस चेंज करोगे तो इंडक्टिव इफेक्ट है ना वो कम होते जाएगा, ये ज्यादा होगा, ये और कम हो जाएगा, ये और ज्यादा कम हो जाएगा। बहुत सेंसिटिव होता है डिस्टेंस पे। इस वजह से क्या होगा, देखो आप A को सबसे ऊपर दिया जाएगा क्योंकि सबसे क्लोज है और -I इफेक्ट काम कर रहा है, देन B, देन C एंड देन लास्ट में D, ये ऑर्डर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। SIR इफेक्ट मत लगाने रखना, यहाँ पे SIR इफेक्ट की कहानी नहीं है। नेक्स्ट आप देखो OH OCH3, वही सेम कहानी है, बस इस बार मैंने थोड़ा ग्रुप में मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। इसको आप एक बार देख लो, इसको ट्राई कर लो आप एक बार, देखें इसको। तो यहां देखना आप, इसका -I इफेक्ट लगेगा क्योंकि उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसका +M इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग काम करेगा। +M इफेक्ट विल डोमिनेट ओवर इट्स -I इफेक्ट।
यहाँ पे जो है केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट लगेगा। एक दूसरे के जब ये ऑर्थो पोजीशन पे होंगे तभी केवल इस पे प्लस एम इफेक्ट देखा जा सकता है, इसका प्लस एम इफेक्ट इस पे देखा जा सकता है। इसका जो है चूंकि ये मेटा पे है तो केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट विच इज डोमिनेटेड बाई माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। अब बात करें इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सबसे ऊपर चला जाएगा आपका, सबसे ऊपर क्या आ जाएगा बी, क्योंकि केवल माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। इन दोनों में कैसे कंपेयर किया जाए, ए और सी के केस में देखो आप, तो ए में माइनस आई इफेक्ट का जो थोड़ा मैग्नीट्यूड होगा ज्यादा होगा, मेस्मरिक इफेक्ट तो दोनों में सेम होगा, लेकिन इस केस में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। लेकिन आप देखो इसमें तो एटलीस्ट माइनस कोई ऐसा इफेक्ट नहीं काम कर रहा है ना, यहाँ पे मेस्मरिक डोमिनेट कर रहा है, ये भी डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो बी को फॉलो करेगा डी। अब आप ए और सी, ए और जो है सी में देख सकते हो, ए में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है देन सी में थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया। क्लियर है? एक दो और प्रॉब्लम कर ले, NO2 वाला कर लो। इसमें OH ऑर्थो मेटा पैरा, इन तीनों में कंपेयर कर लो, और बेंजीन भी ले लो, मतलब फिनॉल ले लो, फिनॉल से भी कंपेयर कर लो। इसको आप ट्राई कर लो एक बार। What will be the order of acidic strength in this case? देखा जाए, यहां पे थोड़ा सा गलत करोगे आप इन दोनों को लेके। क्यों? क्योंकि यहां पे बोलोगे कि इंडक्टिव इफेक्ट इस केस में डोमिनेट करेगा, ऐसे मैं बोल रहा हूं कि माइनस एम इफेक्ट माइनस आई, यहां पे माइनस आई इफेक्ट ही केवल काम कर रहा है, मेटा पोजीशन पे है ना, यहां पे माइनस एम एज वेल एज द माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट स्लाइटली ज्यादा होगा, इस वजह से इसको ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। बट ऐसा होता है क्या, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये इन्वॉल्व रहता है H बॉन्डिंग में। अब H बॉन्डिंग में होगा तो इसको क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा कि ये इजीली H प्लस देना नहीं चाहेगा, एंड बिकॉज ऑफ द H बॉन्डिंग इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना स्लाइटली कम हो जाता है, बहुत कम डिफरेंस आता है, एक का 7.2 होता है और एक का 7.4, 0.2 का डिफरेंस आता है पीके वैल्यू में। तो ये जो पैरा वाला है ना वो स्लाइटली ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना, ये वाला केस के लिए बी सी डी, जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ स्लाइटली ज्यादा है इसके अर्थों से, बट यहाँ पे बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और रीजन क्या है, इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, ये कहीं ना कहीं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने के लिए। तो सी ए ये दोनों का ज्यादा होगा क्योंकि माइनस एम इफेक्ट काम कर रहा है, देन बी, और लास्ट में आपका हो जाएगा ये डी, लास्ट में हो जाएगा डी। वो लास्ट क्वेश्चन करें, इसी को लेके करते हैं हम लोग। OH NO2 OH NO2, ठीक है, NO2, ये आसान प्रॉब्लम है। लास्ट वाला पिक्रिक एसिड है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसीलिए इसको एसिड पढ़ लिया गया। अब बताओ कि इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, इसमें से ऑर्डर क्या जाएगा। तो नाइट्रो माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम और माइनस आई ग्रुप है, तो जिसमें नाइट्रो ग्रुप ज्यादा होगा उसका एसिड मैग्नीट्यूड बढ़ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का पावर बढ़ गया, तो ऑर्डर कैसे जाएगा इसमें, डी सबसे ऊपर, डी को फॉलो करेगा सी, सी को फॉलो करेगा बी, बी को फॉलो करेगा। तो अगर माइनस आई ग्रुप है, जनरली ये केस देखने को मिलेगा, माइनस आई या माइनस एम ग्रुप है यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो आपके जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा फिनॉल के केस में। तो ये ध्यान में रखना। उसके अलावा ये ध्यान में रखना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर SIR इफेक्ट इसमें भी लगाना है क्या, नहीं SIR इफेक्ट यहाँ पे कंसीडर मत करना। ओनली और केवल हम लोग एसिड के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड पे हम लोग ऑर्थो इफेक्ट लगाते हैं या SIR इफेक्ट कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा हम लोग किसी भी एसिड में ऑर्थो इफेक्ट के बारे में नहीं डिस्कस करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग और भी जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं कि किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ उनके बारे में जो है देखा जाएगा किस तरीके से होगा। तो एक बार आप इस चीजों को नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की बात करें, एल्कोहल के केस में भी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होगा लाइक फिनॉल। फिनॉल के केस में क्या था कि फिनॉल स्टेबलाइज, जो फिनॉक्साइड आयन था वो स्टेबलाइज किया जा रहा था थ्रू रेजोनेंस, बट सच स्टेबलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल के केस में भी अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें
कि 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री में से कौन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। आप इसको एक बार कॉन्जुगेट बेस बना के देख लो कि विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। ठीक है, ये रहा आपका 3 डिग्री एल्कोहल, समझना इस बात को। देन ये रहा 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, और ये रहा आपका 1 डिग्री एल्कोहल CH3OH। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, मोर एसिडिक इन दिस केस। क्या करो आप इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस अगर मैं देखूं तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा, CH3O-। ठीक है, ये केस हो गया। देन CH3 CHO-CH3 एंड CH3। अब एक आइडिया देखो इस केस में क्या है कि ये नेट इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन। अगर इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो इस पे जो स्टेबलाइजेशन होगा, जो चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा ज्यादा होगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। अगर मैं इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं तो क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल दिस वन, क्योंकि यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन। अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो इन दैट केस स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, देन ये। अब इसके बेसिस पे ही अगर हम लोग कंसीडर करें कि जो है क्या बोला गया था, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका करस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा, कॉन्जुगेट एसिड, वो स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा। तो यहां पे मैं देखूं तो 1 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल से ज्यादा होगा। लेकिन अल्कोहल का ओवरऑल बात किया जाए तो अल्कोहल आर वीकर एसिड देन फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल से होगा ही एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी होगा, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे ये वीकर एसिड होगा। ठीक है, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आती है कि ये जो है, बिकॉज यहां पे सच रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज रेजोनेंस stabilization is not possible तो ये तो रहा एल्कोहल। साथ में मैं हाइड्रोकार्बन की भी मैं बात कर लेता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग कई जगहों पे यूज करते हैं कार्बन एसिड, क्योंकि जो है H+ जो रिलीज किया जाता है कार्बन से रिलीज किया जाता है, तो कार्बन एसिड। अब समझना इस बात को कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे इसमें डिसाइड किया जाएगा विद इन हाइड्रोकार्बन। वही सेम कहानी है कि कॉन्जुगेट बेस कितना ज्यादा स्टेबलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पहले तो हम लोग एल्काइन में कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं अगर देखूं एल्काइन के केस में क्या है, देखो किस तरीके से देखा जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH3। जैसे इसको समझो आप, अगर ये प्रोटॉन लूज करता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दिस फॉर्म C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ठीक है, अगर ये प्रोटॉन लूज करता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH माइनस। ठीक है, ये लूज करता है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस आइडिया को आप समझना कि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, करेक्ट ना। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, मैंने क्या बोला, एज परसेंटेज एज कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन द कार्बन, जो स्टेबिलिटी है, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बढ़ेगी। तो अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इस केस में, तो इन दैट केस निगेटिव चार्ज अपने ऊपर ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है कंपेयर टू sp2 कंपेयर टू sp3। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एज परसेंटेज एज कैरेक्टर इंक्रीजेस, यहां से क्या हो रहा है, परसेंटेज एज कैरेक्टर डिक्रीजेस, एसिडिक क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। अब मैं अगर इसमें बात करूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर का, तो ये इसमें मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर का बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे अगर मैं इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा देन ये। तो क्या बोला गया कि अगर ये अगर कंसीडर किया जाए,
अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज किया जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन ये। इसके पीके वैल्यू के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। पीके वैल्यू इसका नियर बाई 25, इसका हम लोग 35 से 40 के बीच में बोलते हैं, 40 जस्ट मेंशन कर दो आप, और इसका 55 है। देख सकते हो कि लेस पीके वैल्यू मींस मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका पीके वैल्यू कम है देन ये है, देन ये लेस पीके वैल्यू मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे भी हाइड्रोकार्बन एसिड हैं जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड दिखा सकते हैं कंपेयर टू नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से, ये स्लाइटली मोर एसिडिक होंगे। जैसे ये पहली बार डिस्कशन में बहुत बार आया होगा, ठीक है, इस केस को समझना। जैसे ये हाइड्रोजन लूज करेगा ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत क्या है कि जैसे ही S प्लस लूज कर रहा है, ये जो सिस्टम है ये एरोमेटिक हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर रहा है, इसकी वजह से इसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, और जैसे इसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है यहाँ पे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड का। तो यहाँ पे भी जो पीके वैल्यू इसका जो है मेंशन किया जाता है, पीके वैल्यू वो आता है 16 के आसपास। समझ सकते हो आप कि इवन की ऑल्दो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज होने के बावजूद कहाँ ये पीके वैल्यू 55 दे रहा है और कहाँ ये पीके वैल्यू 16 या 15 हम लोग कंसीडर करते हैं 15। तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि ये वाला जो कंपाउंड है ना 10⁻40 टाइम्स मोर एसिडिक है कंपेयर टू दिस इथेन। इथेन के S प्लस को निकालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यहां से आप इजीली S प्लस को निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा केसेस आपको देखने को मिलेगा जहां पे पीके वैल्यू जो है थोड़ा सा एबनॉर्मली वेरी कर सकता है, जैसे ये केस हो गया एरोमेटिक सिस्टम में। ऐसे ही मान लो कि ये भी केस देखने को मिलता है कि ऐसा कुछ केस हो जाए COOH और यहाँ पे मैं ग्रुप अटैच करा दूं COH। ये भी जो हाइड्रोजन होता है ना, ये भी हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो करेगा। ऐसा क्यों होगा? तो आप देखो कि जैसे ये प्रोटॉन लूज करेगा, जो कॉन्जुगेट बेस बन के आएगा ना, देखो कितना स्ट्रॉन्ग इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन उतना ही स्टेबिलिटी इसको मिलेगी। ये इधर भी जा सकता है, CO के साथ रेजोनेंस में इधर भी जा सकता है, और इस रेजोनेंस की वजह से इसका पीके जो मेंशन किया जाता है अराउंड 20 के आसपास में होता है। इतना स्ट्रॉन्गर एसिड तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे तो एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, इसका पीके वैल्यू 20 के आसपास में होगा। बट नॉर्मली आप इस तरीके से ध्यान में रखना, जो एल्काइंस है, टर्मिनल एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जाएगा तो एल्काइन मोर एसिडिक होगा कंपेयर टू एल्कीन, और एल्कीन मोर एसिडिक होगा कंपेयर टू एल्केन। तो ये तो रहा हाइड्रोकार्बन का केस। उसी तरीके से एल्कोहल, एल्कोहल में भी एक दो मैं एक्सेप्शनल केसेस रखना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम, जैसे ही ऑलरेडी डिस्कस हुआ होगा सिस्टम जब हम लोग एरोमेटिक सिस्टम देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे OH इस तरीके से, करेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड। अब इसका जो पीके वैल्यू है इवन की निगेटिव में आ जाता है, एग्जैक्टली वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, निगेटिव में पीके वैल्यू होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे देख लो, इसका जो पीके वैल्यू है, मैं वैल्यू दे दूं क्या, इसका पीके वैल्यू 18 है, 17 है। आप यहाँ थोड़ा बहुत पीके वैल्यू याद रखोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। इसका पीके वैल्यू -2 या -3 के आसपास में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसको जो है स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। जो आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे इसमें, अगर मान लो दोनों के दोनों प्रोटॉन लूज कर दो तो कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक है। ये पहले भी एरोमेटिक था, ऐसा नहीं था, लेकिन ये अब जो है इसमें डीलोकलाइजेशन में जाएगा, एरोमेटिक सिस्टम के अंदर डीलोकलाइजेशन में जाएगा, जिसकी वजह से इसको एरोमेटिसिटी गेन किया हुआ है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा स्क्वायरिक एसिड। और ये भी अल्कोहल की कैटेगरी में, इनॉल की कैटेगरी में आ रहा है, बट इट इज आल्सो गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड, इवन इट इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। फिनॉल से भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, इसीलिए बोला गया स्क्वायरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, ये केस होगा। तो ये दो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। यहीं पे हम लोग का जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये खत्म होता है। क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया? कार्बोक्सिलिक एसिड आया सबसे पहले डिस्कशन में, देन हम लोग डिस्कस किए फिनॉल के बारे में, अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये चार मेजर हम लोग कंसीडर करते हैं जब हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना रहता है, ठीक है। किसी भी दो कंपाउंड के बीच में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, वैसे तो हम लोग ऑर्डर मेंशन किए, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन हम लोग मूव किए तो जो है फिनॉल आया, फिनॉल के बाद अल्कोहल एंड देन हाइड्रोकार्बन।
ये तो एक जनरल ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलेगा विद सम फ्यू एक्सेप्शन के साथ में, ठीक है। और उसके पीछे रीजन होगा कहीं ना कहीं कोई वर्क कर रहा होगा, कोई ना कोई इंडक्टिव इफेक्ट या मेसमरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, कोई ऐसे फैक्टर काम कर रहे होंगे, एरोमेटिसिटी काम कर रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं जो है, अगर रिलेटिवली किसी कंपाउंड के अंदर हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो वो ट्रिक का नाम है कार्डियो, ठीक है। अब ये ट्रिक जो है अमेरिकन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है किसी ने। कार्डियो का मीनिंग क्या है, इसका एक एक का अलग सेपरेट मीनिंग है। सी रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, ठीक है, अभी बताएंगे क्या मीनिंग होता है चार्ज। देन ए रिप्रेजेंट करता है एटम को, ठीक है, उसी ऑर्डर में हम लोग को देखना है। देन आर इज रेजोनेंस, ठीक है, आर इज रेजोनेंस। इस ट्रिक को हम लोग यूज करेंगे टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, ठीक है। डिफरेंट दो कंपाउंड के बीच में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, चार्ज एटम रेजोनेंस, डी आई डाइपोल इंड्यूस्ड, ठीक है, और ओ दैट इज ऑर्बिटल, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं जो काम करेंगे, आपको एक तरीके से हेल्प करेंगे अगर आपको रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। अगर पीके वैल्यू याद है तब तो आपको बहुत बढ़िया है, पीके वैल्यू अगर याद कर पा रहे हो तो इन दैट केस आपको हेल्प मिलेगा। और उसको कोरिलेशन भी देखते चलेंगे कि किस तरीके से पीके वैल्यू के बेसिस पे जो है पीके वैल्यू जो है किस तरीके से डिफर कर रहा है और कैसे ये फैक्टर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं तो अगर हम लोग को रिलेटिवली एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो आइए वन बाई वन देखते हैं। पहला देखते हैं चार्ज का। इसका मीनिंग क्या हुआ, चार्ज का मीनिंग क्या हुआ कि जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होगा ना, अगर देखो आप, प्रोटोनेटेड फॉर्म विल बी मोर एसिडिक देन न्यूट्रल, न्यूट्रल विल बी मोर एसिडिक देन डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, ये ऑर्डर जाएगा, प्रोटोनेटेड, न्यूट्रल एंड देन डीप्रोटोनेटेड, ये ऑर्डर जाता है। तो प्रोटोनेटेड फॉर्म की बात करें तो यहां जैसे वाटर का बात करें, वाटर में प्रोटोनेटेड वाटर का प्रोटोनेटेड फॉर्म क्या हो जाएगा, H3O+, न्यूट्रल फॉर्म वाटर है और OH- है। तो कोई बोले कि व्हाट विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस में, आप देख सकते हो क्योंकि ये क्या है ऑलरेडी H+ रखा हुआ है तो इजीली H+ सोल्यूशन के अंदर देना पड़ जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो H3O+ फॉलोड बाई वाटर फॉलोड बाई OH-, ये तो OH- एसिडिक होगा ही नहीं, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। तो बात कर लें इसकी जो है ऑर्डर की, तो अगर मान लो कि पीके वैल्यू की बात करें तो पीके इसका 1.7 है, ठीक है, पीके इसका 15.7 है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसकी बात ही नहीं करना है पीके, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि क्या है कि प्रोटोनेटेड फॉर्म, चार्ज इसीलिए लिखा गया कि पॉजिटिवली चार्ज है, फिर न्यूट्रल है, फिर निगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज मींस H+ की वजह से अगर प्रोटोनेशन हुआ है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू इसके न्यूट्रल फॉर्म से, और न्यूट्रल का ज्यादा होगा इसके डीप्रोटोनेटेड फॉर्म से। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, NH अमोनिया लो, तो अमोनिया का प्रोटोनेटेड फॉर्म अमोनियम प्लस हो जाएगा और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म NH2 हो जाएगा। मतलब बोलने का मीनिंग ये होगा कि ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया और इसका कॉन्जुगेट बेस NH2- हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा इसमें, देख सकते हो, दिस वन, ठीक है। पीके वैल्यू अगर देखोगे इसकी तो बात नहीं करेंगे, इसकी बात करें तो पीके 35 के आसपास में आता है अमोनिया का, बहुत ही कम है पीके वैल्यू। और इसके बात करें तो ये आप देखोगे तो नियर बाई 9 वैल्यूज देते हैं, ठीक है, 9.7 के आसपास में इसका पीके वैल्यू होता है, ठीक है। तो याद है, ये रहेगा ध्यान में, प्रोटोनेटेड, न्यूट्रल, देन डीप्रोटोनेटेड। तो ये तो रही चार्ज की बात। अब बात करते हैं एटम का, ठीक है। तो एटम के केस में दो इफेक्ट कंसीडर किया जाता है, एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीज करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। किसकी बात कर रहा हूं, जिससे प्रोटॉन लूज करना होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर रहा हूं। देन साइज होता है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम will increases acidic strength also increase। जैसे बात करते हैं, पहले तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं, ठीक है। CH4 ले लो आप, NH3 ले लो, H2O ले लो और HF ले लो, ठीक है। अब पूछे व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन दिस केस, आप देख लो, आप चाहो तो इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो, अदरवाइज देख लो, इसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है और देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, क्योंकि ऐसा मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि ये प्रोटॉन लूज करेगा तो F- आएगा, ये प्रोटॉन लूज करेगा तो OH- आएगा, ये प्रोटॉन लूज करेगा तो NH2- आएगा, ये प्रोटॉन लूज करेगा तो CH3- आएगा, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, करेक्ट ना। तो अब जो है निगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो अगर कोई बोलता है कि व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो मैं ये बोल सकता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा इस केस में। कॉन्जुगेट बेस अगर मोर स्टेबल है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, यही तो हम लोगों ने बोला था। तो HF इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O, H2O इज मोर स्ट्रॉन्गर देन NH3 एंड देन CH4। पीके वैल्यू की बात कर लेते हैं कि पीके वैल्यू में फिर क्या होगा। पीके वैल्यू इसका आता है 3.7 के आसपास में, 15.7। अमोनिया की बात करें तो 35 है, और जो है CH4 की बात करें तो 50। तो देख सकते हो कितना पीके वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। दूसरा आता है साइज का, एटम के अंदर ही साइज का आता है। तो ये तो रहा चार्ज, ये रहा एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो हो गई, जब सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं तब आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखोगे। लेकिन अगर डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको साइज भी देखना पड़ेगा, साइज ऑफ एटम। ये कैसे इफेक्ट करेगा, देखो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना उस एटम का, सेंट्रल एटम का, वो जैसे ही उस पर निगेटिव चार्ज आएगा उसको जो है डिस्पर्स कर लेगा पूरे मॉलिक्यूल पे। तो एटम का साइज बढ़ा, अगर एटम का साइज बड़ा होता है, जैसे मान लो कि आयोडीन माइनस है और क्लोरीन माइनस है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है। तो I माइनस ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू Cl माइनस। तो यही मैं बात करता हूँ, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। जैसे ये बेस्ट कंपैरिजन है, आप देखना HF, HCl, HBr और HI विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड। लगेगा बोलेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन की ब्रोमीन से, ब्रोमीन की आयोडीन, तो फिर HF को ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रूल तभी आप लिखेबल है जब ये सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। अब फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है क्लोरीन से, क्लोरीन का साइज स्मॉलर है आयोडीन से, तो होगा क्या, जैसे ही I माइनस फॉर्म करेगा इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है उसको डिस्पर्स मिल जाएगा, निगेटिव चार्ज अपने ऊपर स्टेबलाइज कर लेगा, देन Cl माइनस देन F माइनस। तो कोई बोलता है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो इन दैट केस I माइनस ज्यादा स्टेबल होगा Br माइनस से, Br माइनस ज्यादा स्टेबल होगा Cl माइनस से, और Cl माइनस ज्यादा स्टेबल होगा F माइनस से। बिकॉज अगर एज अ साइज इंक्रीजेस तो जो डिस्पर्शन ऑफ चार्ज है वो भी इंक्रीज होते जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि HI इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr, HBr इज स्ट्रॉन्गर देन HCl। इसका जो है वैल्यू आता है HI का -10 के आसपास में पीके आता है, इसका -9 आता है, इसका -7 आता है, और इसका पीके वैल्यू आपने लिखा है कहीं पे, ये दिस इज द 3.7, इसका 3.7। देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है, ऑलमोस्ट 10 पावर 14 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है HI कंपेयर टू HF। और ये किसकी वजह से इफेक्ट आया, ये साइज की वजह से इफेक्ट आया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे RSH में पूछ दे और ROH में पूछा जाए विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड इन दिस केस। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, कौन सा ज्यादा होगा, RSH, क्योंकि सल्फर पे निगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। तो ये ऑर्डर हुआ, ये कंसेप्ट गया एटम का। अब बात करते हैं रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस में भी हम लोगों ने वैसे ही देखा था, क्या देखा था कि रेजोनेंस में अगर -m इफेक्ट है, -m इफेक्ट क्या करेगा इस पे, -m इफेक्ट की वजह से चार्ज जो है डिस्पर्स होगा मॉलिक्यूल पे, और जैसे ही चार्ज डिस्पर्स होगा जो कॉन्जुगेट बेस से स्टेबलाइज होगा, कॉन्जुगेट बेस से स्टेबलाइज होगा तो -m इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन वही बात करें +m इफेक्ट की बात करें तो अगर +m ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो हम लोग इसी बेसिस पे तो वर्क किए हैं, चाहे वो फिनॉल हो जाए या कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड हो जाए, रेजोनेंस के बेसिस पे ही देखे थे। नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस। डाइपोल इंड्यूस और कुछ नहीं है, डाइपोल इंड्यूस बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट ही है, इसमें भी सेम कहानी जुड़ी हुई है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ये इंडक्टिव इफेक्ट के समझना आप बात को। तो -I इफेक्ट सेम कहानी है कि -I इफेक्ट अगर है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, +I इफेक्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, करेक्ट ना। तो ये आपका ऑर्डर जाएगा डाइपोल। अगर डाइपोल इंड्यूस की बात करें यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, लास्ट जो है इसका है कॉन्सेप्ट दैट इज ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल का मीनिंग क्या होगा, तो देखो आप ऑलरेडी इसको मेंशन कर चुके हो, राइट, कि एज अ परसेंटेज एज कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल, परसेंटेज एज कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल increases, that implies electronegativity of atom increase, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा।
जैसे इसी का बेस्ट एग्जांपल ये वाला है केस, सिंपल सा केस है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH4, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज है और इसकी बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज। तो समझ में आता है बात कि sp हाइब्रिडाइज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा sp2 से, sp2 मोर एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा sp3 से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे चला जाएगा देखो आप, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो वही सेम कहानी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ सिंपली इसका क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा होगा तो इसका ज्यादा हो जाएगा। पीके हम लोग बात कर लें, पीके हम लोग पीके वो डेटा है जो आपको कंफर्म कर रहा है, हाँ जो भी थ्योरेटिकल चीजें हैं वो एक्सपेरिमेंटल की चीजों से मैच कर रही है। पीके मेरे तरफ से नहीं आया, पीके जो डेटा है जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया उसको जो हम लोग मेंशन करें, तो ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से हम लोग मैच करा रहे हैं। तो पीके वैल्यू इसका 25 है, पीके वैल्यू इसका अराउंड जो है 40 के आसपास में, और इसका पीके वैल्यू हम लोग देख ही रहे हैं दैट इज 50। तो देख सकते हो कि पीके वैल्यू भी यही चीज बता रहा है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रहा है जैसे जैसे इस ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा है। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो जब भी आपको सिंप्लीफाई करना होगा दो कंपाउंड के बीच में, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो वी कैन गो फॉर द कार्डियो। कार्डियो मींस C फॉर चार्ज, A फॉर एटम। एटम में आप ध्यान रखना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तभी लगाना जब अब सेम पीरियड के एलिमेंट्स को आप देखो तो। और जब बात करें इसमें साइज ऑफ एटम का, जब डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट हो तो आप साइज को कंसीडर करना, ठीक है, डिफरेंट पीरियड से हो तो। देन अब जो है रेजोनेंस, देन इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑर्बिटल। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे आप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। वैल्यूज भी आप कुछ वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि उसको आप क्या करोगे, कहीं आप भूल जाओ तो उस वैल्यूज को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आगे हम लोग मूव करते हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं एसिडिक कंपाउंड के वो किस तरीके से रिएक्शन होंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको पहले आप नोट डाउन कर लो। एक हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड। वैसे तो आप रिएक्शन ऑफ एसिड देखे होंगे कि कोई भी एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है या जो है बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वो ऑलरेडी आपने डिस्कस किया होगा इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, वो मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे हम ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक एसिड के केस में किस तरीके से रिएक्शन होगा, ये थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। या किसी भी एसिड के लिए थ्योरी एप्लीकेबल है। क्या बोला जाता है, a strong acid replace weak acid from its salt, weak acid from its salt, ठीक है। कोई भी अगर एक एसिड लिया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लो HX लिया आपने, और इसको आप ट्रीट कर रहे हो एक वीक एसिड के सॉल्ट में, दिस इज द सॉल्ट ऑफ एक वीक एसिड। तो इन दैट केस क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा यहां से इसको N या HX में ले लूं इसको, आपने लिया HX एक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको आपने ट्रीट किया NaY के साथ। अब क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को इससे रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा NaX और साथ में HY। ये क्या बोलेगा मीनिंग, स्ट्रॉन्ग एसिड ये फॉर्म कर रहा है वीक एसिड। ये रिएक्शन फिजिबल होगा, इसके अपोजिट में फिजिबल नहीं होगा। यानी कि अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड जनरेट कराना चाहूं तब तो वो रिएक्शन होगा, लेकिन अगर वीक एसिड से एक स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट करा दे रहा हूं तब वो फिजिबल रिएक्शन नहीं होगा। जैसे मैं एक बात समझना, आप HCl समझो, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम लोग को पता है। अगर आप HCl को ट्रीट करते हो किसके साथ में, मान लो आपने लिया RC11ON, ठीक है। अब ये क्या किया, HCl इसके साथ रिएक्शन में गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बना लिया, ये देखना NaCl और साथ में RCOH, ठीक है। क्या किया इसने, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को इसके सॉल्ट से रिप्लेस कर दी। तो दिस रिएक्शन इज फिजिबल। अदर अराउंड अगर मैं सोचूं कि ये RCOH लूं और इसको NaCl के साथ रिएक्ट कराऊं, कोई रिएक्शन होगा नहीं, देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज फिजिबल। यही एक यूज किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट अगर याद हो आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट याद है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हम लोग किसके लिए कराते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, RCOOH। तो होता क्या था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता था तो ये फॉर्म करेगा RCONA और साथ में जनरेट करेगा H2CO3, ठीक है।
अब H2CO3 फर्दर इसी कहानी होती थी कि CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये रिएक्शन हो कैसे रहा है? और जहां तक मैं फिनॉल की बात करता था, फिनॉल को अगर मैं ट्रीट करता हूं इसी के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, फिनॉल के केस में, तो नॉर्मल फिनॉल इस रिएक्शन को नहीं दे रहा है, फिनॉल के साथ रिएक्शन मींस नो रिएक्शन, और इस वजह से टेस्ट भी नहीं करा पाया जा रहा था। यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट दे रहा था सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये निगेटिव टेस्ट दे रहा था। तो ये अब समझना इस बात के पीछे, इस लॉजिक को समझना ऐसा हो क्यों रहा था। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के पीके वैल्यू की बात करूं तो ये अराउंड आता है 3.7 के आसपास, ठीक है, 3.7 या 4.7 के क्लोज आते हैं, ये वैल्यू जाता है। जहां तक इसके पीके की वैल्यू बात किया जाए तो ये आता है 10 के आसपास, ठीक है। अब कहानी किसके रिस्पेक्ट में देखना है? H2CO3 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिप्लेस किसको किया गया? H2CO3। तो H2CO3 के पीके की वैल्यू की बात करें तो ये होता है 6.7 के आसपास में। आप रफ डेटा एक 6 याद रखना। तो अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, देखो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है या ये स्ट्रॉन्गर एसिड है? अब इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये क्या है? वीकर एसिड। तो मैंने क्या बोला? अ स्ट्रॉन्गर एसिड कैन रिप्लेस अ वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। बिल्कुल है, सही जा रहे हैं। मगर अगर रिएक्शन ये कराया जाता, मान लो मैं रिएक्शन करा भी देता, रिएक्शन करा के देख ही लिया जाए, वो क्या रहा है? ONA। ऐसे ही करना, आप रिएक्शन करा के एक बार चेक कर लेना, इज दिस इज गोइंग टू जनरेट अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन द सोल्यूशन और वीक एसिड इन द सोल्यूशन। अगर वीक एसिड को जनरेट करेगा तब तो रिएक्शन फिजिबल होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को जनरेट कर देगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। अब इस बात को समझना, आपने क्या बोला? पीके वैल्यू फिनॉल का 10 है और इसका पीके वैल्यू आपने बोला 6.7 है। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये कौन सा है? ये वीक एसिड है। अपोजिट वे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट करेगा। ऑलवेज क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड सॉल्यूशन में जनरेट करेगा। तो दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। यहां पे बोल सकते हो कि नो रिएक्शन। ये रीजन था कि आप बोल रहे थे कि जब मैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करा रहा हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, लेकिन जो फिनॉल है वो टेस्ट को निगेटिव दे रहा है। लेकिन फिनॉल के अंदर भी कहानी ऐसी थी कि मान लो फिनॉल में अगर आप नाइट्रो ग्रुप अटैच करा दो, जिसकी वजह से जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अगर बढ़ जाता है, लाइक नाइट्रो पिक्रिक एसिड जो था, तो इन दैट केस ये भी इस टेस्ट को दे देगा। इसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो, दे आर द स्ट्रॉन्गर एसिड, दे आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इस वजह से क्या होगा कि क्या देखने को मिलेगा कि बिकॉज ऑफ दिस CN ये स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएंगे, NO2 की वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएंगे। अब ये क्या करेंगे? स्ट्रॉन्गर मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। और जैसे ही मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराऊंगा, ये जो है आपको CO2 प्लस H2O दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर टू किसके रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं? H2CO3 के रिस्पेक्ट में। इस वजह से रिएक्शन हो पा रहा है। ये जो H प्लस है एसिडिक है, ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन में जा रहा है और रिएक्शन करेगा तो CO2 प्लस H2O दे देगा। लेकिन जहां तक फिनॉल की बात करें, फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इसको मैं ट्रीट करता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, देयर विल बी नो रिएक्शन। ये रीजन होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग टेस्ट नहीं करा पाते। अब उसके अलावा आप HCl ले लो या H2SO4 ले लो, दे आर द मच स्ट्रॉन्गर एसिड, दे आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड। ये रिएक्शन में जाएंगे, H2CO3 फॉर्म किया और साइड से ये जनरेट कर दिए CO2 प्लस H2। तो ये आपको टेस्ट दे देंगे, HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाए या HNO3 हो जाए, ये सभी स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये टेस्ट को जो है पॉजिटिव टेस्ट दे देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहानी कुछ जुड़ी हुई है आपका जो है, देखो आप ओवरऑल जो रिएक्शन है कि स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, बट अदर वे अराउंड वीक एसिड जो वाइस वर्सा मैं लिख सकता हूं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा इज नॉट फिजिबल। ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को इसके सॉल्ट से रिप्लेस नहीं करेगा। तो इसको नोट डाउन कर लो। ये हम लोग का जो है एसिडिक स्ट्रेंथ पे इतना ही लेक्चर रहा। आगे के जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, और खासकर हम लोग अमाइंस पे डिस्कस करेंगे, और जो है फिर हम लोग जो है मूव करेंगे टॉटोमरीज पे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस पे होगा। इसको पहले आप नोट डाउन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।